नमस्कार, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम हिंदी गद्य एवं पद विधाओं का उद्भव का विकास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को जरूरी सूचना देना है, यदि आप यूजीसी नेट से जुड़े किसी भी इकाई का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी मंगाना है तो आप उसे फ्री होम डिलीवरी के साथ अपने घर पर दिए गए मूल्य पर मंगा सकते हैं। तो हिंदी साहित्य नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स का भी हमारा एक संग्रहित बुक तैयार किया गया है। आप इसे पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। हमारे विभिन्न यूजीसी नेट की विभिन्न इकाइयों का भिन्न भिन्न प्राइस है। आप अगर हार्ड कॉपी के रूप में मंगाना चाहते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, जिनके प्राइस आप देख सकते हैं। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, आपके घर पर पीडीएफ माफ करिएगा बुक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े अथवा दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम सबसे पहले नई कविता की ओर। नई कविता। स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में जो भावी क्रांति आई उसने अनेक काव्य आंदोलनों को जन्म दिया। विभिन्न परिस्थितियों प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप नए नए भाव और विचार कविता के रूप में ढलकर सामने आए। सन 1943 में तार सप्तक में प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही नई कविता काव्य संग्रह के आगमन से नई कविता का आरंभ माना जाता है, जिसका संपादन जगदीश गुप्त ने किया। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद नएपन की शुरुआत छायावादी कवियों द्वारा हो चुकी थी। खुल गए छंद के बंध कहकर कविता के नएपन की ओर संकेत किया गया। अतः नई कविता को प्रौढ़ता की नींव छायावाद में ही पड़ गई थी। कुछ विद्वान प्रयोगवादी कविता को ही नई कविता मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यही बौद्धिकता है। किंतु नई कविता प्रयोगवादी की अगली कड़ी है, जिसने सभी प्रश्न चिन्हों को उतार फेंका है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार नई कविता उन प्रमुख विवेकशील आस्वादकों को लक्षित करके लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हम भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं। प्रणय भावना। नई कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हुई है। आगे ने प्रेम की भावना को मानव की नैसर्गिक भूख माना है। आगे का स्वयुगल इसी प्रेम की बात करता है। इनके प्रेम की परिणति समर्पण है। काम भावना। नई कविता में प्रेम को काम से सदैव अलग नहीं माना गया है। यही कारण है कि कवि मन के रिश्ते के साथ साथ तन के रिश्ते की भी बात करता है। प्रेम के बीच जिस आकर्षण और समर्पण हो गया, सगर्पण लिखा हुआ है, आकर्षण और समर्पण की बात कही जाती है, वह दो हृदयों की आपसी मिलन है, अपितु तन से तन का मिलन भी है।
नर नारी के बीच जो सहज आकर्षण सूत्र वर्तमान रहते हैं वे काम रहित प्रेम की कल्पना झुठलाते प्रतीक होते हैं। आज मुख्य मेहमान तुम रात के फ्लोर शो में एक बार बस एक बार अपने तन की छाप छोड़ जाओ मुझ पर। आज मुख्य मेहमान तुम रात के फ्लोर शो में एक बार बस एक बार अपने तन की छाप छोड़ जाओ मुझ पर। भोग शक्ति इतनी बढ़ गई कि शरीर के उभार और नरम चित्रण को दिखाते हुए उद्दम वासना तुष्टि से तृष्टि का अनुभव करने वाली कविताओं की कमी नहीं है। भारती की कनुप्रिया तथा ठंडा लोहा की कतिपय कविताओं में इसी मासल प्रेम को देखा जा सकता है। निराशा नई कविता के वर्तमान युग की विषमता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न निराशा और दुख को साक्षात किया है। वस्तुतः आधुनिक जीवन में गिरते जीवन मूल्यों, आदर्शों, संबंधों, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, स्वार्थ, धोखे आदि के कारण जीवन निराशमयी बन गई। यह कविता इसी निराशा को व्यक्त करती है। आज के कवि को नैतिक और सामाजिक वर्जनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फलतः निराशा हाथ लगती है, यही उसकी अभिव्यक्ति बन जाती है। नई नैतिकता आधुनिकता ने एक नई नैतिकता को जन्म दिया, जिसको तर्कपूर्ण और बुद्धिग्राह बनाने के लिए उसने विराट दर्शन कर लिया। इस नई नैतिकता के कारण हमारे तरुण वर्ग साहित्य और कला को प्रभावित किया। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए आधुनिक सभ्य समाज ने जिस वैद्यकरण, गर्भ निरोधक साधन, गर्भपात और विलंबी विवाह का सहारा लेना प्रारंभ किया, उसने सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे समक्ष एक नई नैतिकता का प्रश्न ठेठा दिया है। वात्सल्य का भावकुल स्वरूप दबने लगा। आधुनिकताओं में मातृत्व वर्णन की अपेक्षा अप्सरा धर्म के प्रति विशेष आकर्षण जगने लगा। आचरण की पवित्रता से अधिक चमड़े की सौंदर्य को महत्व मिलने लगा। व्यंग्यात्मकता नई कविता ने यथार्थ को महसूस ही नहीं भोगा भी है। अतः वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विसंगतियों के प्रति व्यंग्य के माध्यम से अपना आक्रोश निकालते हैं। उदाहरण स्वरूप, पहले लोग सठिया जाते थे, अब कुर्सिया जाते हैं। दोस्त मेरे, भारत एक कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान देश है। भारत भूषण धूमिल जैसे कवियों ने बहुत ही तीखे और सधे व्यंग प्रस्तुत किए हैं। नई कविता में नूतन भाषा का प्रयोग बदल दिया, क्योंकि पुरानी भाषा में थकान आ जाने के कारण वह नए भाव बोध को पकड़ नहीं पाती है। यह बिंबों, प्रतीकों, जनपदों आदि की पुराना परंपरागत चलो छोड़ यह कविता नवीनता का आग्रह करती है। वस्तुतः नए विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा शिल्प की आवश्यकता थी, जिसे नए कवियों ने अपनाया। अतः नई कविता आज की समस्याओं को, यथार्थ को उजागर करने वाली सशक्त, जीवंत और नए बोध की कविता है। अहम भावना, प्रेम को जब विस्तार मिल जाता है, तब
प्रेम और प्रेमिका दोनों हृदय कोमल भावनाओं से भर देता है। इसी प्रेम के क्षेत्र में अहम का शासन नहीं चलता। कविता में अज्ञेय, सर्वेश्वर और कीर्ति चौधरी आदि की कविताओं में प्रेम के समक्ष का विसर्जन हो जाता है। प्रेम की तीव्र प्रवाहमान धारा अहम के रोड़े के साथ बहा ले जाता है, अहम को अपने साथ बहा ले जाता है, अहम के रोड़े को अपने साथ बहा ले जाता है। नई कविताओं में अहम का प्रकाशन चाहे भले ही व्यापक धरातल पर हुआ हो, किंतु प्रेम की दुनिया में वह अपनी खिचड़ी नहीं पका सका है। यह स्वाभाविक है। सरस्वती दयाल ने बौने प्यार को कर में अहम की जयमाला डालकर लिखा है, अहम से मेरे बड़ी तुम हो, क्योंकि मेरी शक्तियों की हर पराजय जीत की तुम अंतिम कड़ी हो। यथार्थता। नई कविता का यथार्थ जीवन की विवेक का निष्कर्ष। नया भावबोध अंधश्रद्धा का पोषक नहीं है, वह अंधविश्वास की जगह तर्क बुद्धि से काम लेता है। उसके पास विवेक का निष्कर्ष है, जिस पर हर वस्तु के सत्य और असत्य की परीक्षा लेता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस संबंध में लिखा है, नया भाव बोध सिद्ध सतह जैसी वस्तु नहीं मानता। उनकी प्रकृति है प्रत्येक सत्य को विवेक से देखना, उसके परिप्रेक्ष्य का प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना। इस प्रक्रिया में थोड़ा भटकाव संभव हो सकता है, थोड़े बहुत बहकाव की भी संभावना हो सकती है, किंतु प्रक्रिया ठहराव की मौत से कहीं अधिक जीवंत और प्रेरणावान है। बौद्धिकता विवेक को प्रमुख मानने के कारण आज की कविता में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। आदमी का जीवन दिनों दिन चिंतन प्रधान होता जा रहा है, क्योंकि भावना से वह अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाता। हृदय से अधिक मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है। डॉक्टर कुमार विमल ने लिखा है, नई कविता में चिंतकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज का कवि भावना और कल्पना से अधिक चिंतन का विश्वासी है। तो चलिए अब नवगीत देखते हैं। नवगीत स्वातंत्रोत्तर काव्य जगत पर बौद्धिकता को बरबस हावी करने की रौ में गीतों को रोमानी विधा उपेक्षा करने की चेष्टा की गई। कविता के मुकाबले गीत को दूसरे दर्जे का लेखन विकसित किया गया, लेकिन यह मात्र छिछली मानसिकता ही थी। वस्तुतः गीति और लय से युक्त स्वच्छंद भावा को अभिव्यक्ति गीत में होती है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। छायावादोत्तर गीतों में व्यक्तिगत सुख-दुख यहाँ पर व्यक्तिगत सुख दुख के अनुभव केंद्रित थे। यहाँ पर व्यक्तिगत सुख दुख होगा, व्यक्तिगत सुख दुख के अनुभव केंद्रित थे। बच्चन, अंचल, नीरज ने गीतों को समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उथल पुथल से परे सहज
सहज बनाए रखा। सही मायने में कवि सम्मेलनों में पहुंचकर गीत विकृत हो गए। ऐसी स्थिति में गीत के नएपन की मांग अस्वाभाविक न थी। अतः राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतागिनी 1958 में पहली बार नवगीत की विशद चर्चा हुई। राजेंद्र प्रसाद की नवगीत के नामकरण का आंदोलन के हकदार है। नवगीत एवं नवदीप माफ करिएगा नवगीत एक आंदोलन के रूप में उभरा। 1960 के आसपास नवगीत की चर्चा ने जोर पकड़ा। निराला को नवगीत के प्रगीता को कहा गया क्योंकि 1936 में उनके कविता संग्रह अनामिका तक अनेक नवगीत हैं। बाद में विलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, अगे, गिरिराज कुमार माथुर ने नवगीत को आगे बढ़ाया। आगे चलकर शंभुनाथ सिंह, रामदरस सिंह, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, वीरेंद्र मिश्र आगे आए। नवगीत की चौथी पीढ़ी में मणिधर मुकुट माफ करिएगा मणिमधुकर, छविनाथ मिश्र, उमाकांत मालकीय, रमेश रंजक, उमाशंकर तिवारी, कैलाश गौतम हैं। पांचवी पीढ़ी में नचिकेता, गोपाल दास नीरज, अनूप अशेष, अशोक शर्मा, रवि खंडेलवाल आदि उल्लेखनीय हैं। नवगीतों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नवगीत की विशेषता व्यापक और गंभीर मनोभूमि। गीतों को सदैव रोमानियत से जोड़कर देखा जाता था। अतः एक नवगीतकारों ने इसे रोमानियत धरातल से हटाकर नवगीत के लिए व्यापक और गंभीर मनोभूमि खोजी। नवगीत में मूल्य विघटन, संबंधहीनता, अजनबीपन और राजनीतिक परिवर्तन को उभारा गया। उदाहरणार्थ चंडसेन विराट के शब्द देखिए। जान पहचान सिर्फ नोटों की, सहानुभूति सिर्फ होठों की, दोस्त यह शहर है या अजायब घर, भीड़ है अजनबी मुखौटों की। लोक जीवन के अनुभव। नवगीतों में लोक जीवन की ही विषय वस्तु को अनुरूप में ग्रहण की जाती है। कुछ गीत फिल्मों और फैशन के लिए गए हैं, लेकिन लोक जीवन की पूंजी ही नवगीतों में उभरी है। जैसे कैलाश गौतम ने एक गीत में भाभी द्वारा देवर को पत्र की सहज भगिमा द्रष्टव्य है, जिसमें न केवल घरेलू बातों को बहुत भोलेपन से कहा गया, अपितु समकालीन यथार्थ के कतिपय कटु संदर्भों पर तीखी चोट की है। ईंट चढ़ी है नाली की, जब से चौबारे देवर जी। प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण। नवगीतकारों ने प्रकृति को बहुत पास से देखा हुए प्रकृति पर अपनी काम कुंठाओं के आरोपण के विरोधी हैं। वे प्रकृति के पल पल परिवर्तित रूप को सहज जीवन स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने के पक्षधर हैं। उदाहरणार्थ महेश्वर तिवारी के शब्द देखिए। फागुन आकर देख गया उल्टे सीधे काम, गुमसुम बैठे रेत पर लिखना अपने नाम। कवियों के प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप अवश्य किया है। उदाहरणार्थ रविंद्र भ्रमर द्वारा कृत हवा का मानवीयकरण देखिए। हवा से कहा गया बहना धीरे यह मेरी मंजरिया अनमोल,
द्वार न जाए। रूढ़ि विरोध सामाजिक विसंगतियों पर नवगीतकार की कड़ी नजर रही। गीतों की लय में, प्रवाह में, शब्दों के साथ भाव और विचारों में किसी रूढ़ि समर्थन का विरोध करते दिखते हैं। विचारों में भी रूढ़ि के समर्थन का विरोध करते दिखते हैं। मातृद्रोही पितृद्रोही रूढ़ियों भंजक का जाना हमें स्वीकार। जनभाषा रमेश कुंतल मेघ के अनुसार नवगीत में लोक संस्कृति और जनभाषा ही प्रमुख आधार है, अर्थात नवगीत में लोक संस्कृति के पक्ष का ही प्रस्तुतिकरण होता है। उसे अभिव्यक्त करने वाली भाषा ही जनभाषा होनी चाहिए। यही कारण है कि अंजोरे, पारख, पशुआ, टिकोरे, तेसु, हरिभाल, बासवर, मधुवाहा, सेंटर, सपनयो, महिला आदि अनेक शब्द जैसे जनजीवन के लिए हैं। अनूप अशेष की कविता में वह गुण देखिए। पगुराले बैल पुती दो हरी हस्ती, मुड़ेर देखने कहाँ जाए, खेतों की गंध हवा मोड़ गई। इस प्रकार नवगीत से थोड़े से जीवन काल में जो उपलब्धियां अर्जित की वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भेड़ चाल की प्रवृत्ति के कारण लोग जीवन के शब्दों को लेने का फैशन चल पड़ा। नागरिक गीतिका की जबरदस्ती गीत को ग्राम संबंधी बनाने में लगे हुए हैं, जो ऊपर से गुजर जाते हैं, मन को छू नहीं पाते। इनके बावजूद नवगीत आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। समकालीन कविता, नई कविता के अनेक काव्य आंदोलनों में समकालीन कविता भी नई काव्य आंदोलन है। साठोत्तरी कविता के साथ इसका नाम लिया जाता है। समकालीन कविता वैसे नई कविता का ही आगे का विकसित रूप है। इसकी शिल्पगत नवीनता इसे कविताओं से अलग रूप में रूपाचित कर देते हैं। नए प्रतिमान, नए शब्द, नए भाव बोध समकालीन कविता में विशेष रूप से उभरे हैं। समकालीन कविता की सही पहचान बनाने वाले कवि धूमिल है। धूमिल ने संसद से सड़क तक की कविताओं के माध्यम से वर्तमान परिवेश की संघर्ष भावना, तड़प, वेदना, झुंझलाहट और दर्द के देश को काल के प्रवाह में देखा और व्यक्त किया है। समकालीन कविता के समीक्षकों ने इसका आधार जीवन के विसंगतिपूर्ण यथार्थ स्थिति के अंकन को माना है। समकालीन कविता के कवियों में धूमिल को शब्दों का जादूगर कहा गया। इस आंदोलन की कविता के अन्य प्रसिद्ध कवियों में राजकमल चौधरी, बलदेव पसी, जगदीश चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, लीलाधर जुगड़ी, श्याम परमार, अशोक वाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि हैं। डॉक्टर उपाध्याय समकालीन कविता की भूमिका में ऐसे अनेक समकालीन कवियों का उल्लेख किया है। समकालीन कविता में कथ्य का यथार्थ, सपाट बयानी, परिवेशगत, धरातल, नवीन शिल्प प्रयोग जैसी अनेक विशेषताएं इंगित की हैं। आज के युग के मानव विद्रूपता और विवशता को बड़ी व्यंग भरी वाणी में व्यक्त करने वाली धूमिल की कविता का उदाहरण इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। पेट में धसे छुरे के साथ
भागती उलार की सस्ते गलने की टूका की बाहरी दीवार से टकराती है। उसकी खून भरी मुट्ठी में भींचा हुआ राशन कार्ड हरित क्रांति के विरुद्ध उसकी टांगों में आयत है। हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। स्वतंत्रता के बाद गद्य का जन्म हुआ। इस गद्य की एक सशक्त विधा उभर कर सामने आई। उपन्यास गद्य का महाकाव्य है। इस विधा में मानव जीवन की तथा उसके परिवेश और दृष्टिकोण की विस्तृत यथार्थ की अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उपन्यास के उद्भव विकास को समझने के लिए उसकी यात्रा की 3 भागों में विभाजित करना अनिवार्य है, जिसके लिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को युग विभाजन के लिए मील के पत्थर के रूप में रखा जाना अनिवार्य है। इस आधार पर उपन्यास का विकास का क्रम प्रस्तुत है। तो हम उपन्यास के युग को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, जो प्रेमचंद्र के युग से पहले की रचनाएं उपन्यास रची जा रही थी, उसको प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास में हम शामिल कर सकते हैं। और प्रेमचंद के काल में जो भी रचनाएं रची जा रही थी उन्हें हम प्रेमचंद काल या प्रेमचंद युगीन काल में हम शामिल करते हैं। और प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद जितनी भी उपन्यास रची गए उन्हें प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासों की काल विधि सन 1877 से 1918 तक मानी गई, क्योंकि 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा एक सामाजिक उपन्यास लिखा गया। यह भाग्यवती यह हिंदी का पहला उपन्यास है। सन 1882 में लाल श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु जिसे कुछ लोगों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, लेकिन यह अंग्रेजी तर्ज पर लिखा उपन्यास है और भाग्यवती के बाद लिखा गया है। भारतेंदु युगीन सामाजिक उपन्यास के क्रम में इनके बाद बालकृष्ण भट्ट कृत रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू ठाकुर जगमोहन सिंह कृत स्वप्न लज्जाराम शर्मा कृत धूर्त रसिक लाल आदर्श दंपत्ति आदर्श हिंदू बिगड़े का सुधार किशोरी लाल गोस्वामी चपला व नव्य समाज अंगूठी का नगीना राजकुमारी प्रेमयी मुख्य हैं। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्योपासक राधाकांत जैसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकारों में भी सर्वप्रथम किशोरी लाल गोस्वामी का नाम आता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकारों में भी सर्वप्रथम किशोरी लाल गोस्वामी का नाम आता है, जिन्होंने लंब गलता सुल्ताना रजिया बेगम कानन कुसुम हृदय हारिणी मल्लिका देवी लखनऊ की कब्र उपन्यास लिखे। इसी क्रम में
जयराम दास गुप्त कृत, कश्मीर पतन गंगा प्रसाद कृत नूरजहां मुख्य हैं। तिलस्मी अय्यारी के उपन्यासों के सृजन के बाद बाबू देवकीनंदन ईश्वरी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, जिन्होंने चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र कुमारी आदि की रचना की। इसी क्रम में हरे कृष्ण जौहर कृत मयंक मोहनी भयानक खूनी भी आते हैं। जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी का नाम मुख्य रूप में सामने आता है, जिन्होंने 150 उपन्यास लिखे, जिनमें मेम की लाश, खूनी का भेद, काशी की घटना, नए बाबू, बड़ा भाई, गुप्तचर, सरकटी लाश, डबल जासूस की भूल, जासूस की जासूसी आदि प्रमुख रचनाएं इनमें इनकी शामिल हैं। इन्होंने जासूस नामक पत्रिका भी निकाली। प्रेमचंद्र पूर्व की उक्त प्रकार के मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त अनुदित उपन्यास भी मिलते हैं। विभिन्न भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया, जैसे बंग, विच्छेद, दुर्गेश नंदिनी, चित्तौड़, चातकी आदि हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र इस क्रांति के अग्रदूत के रूप में हिंदी उपन्यास क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने मनोरंजनपूर्ण तिलस्मी, अय्यारी आदि के उपन्यासों का वास्तविकता से परिचय कराया। वस्तुतः उन्होंने उपन्यास को यथार्थ की भूमि पर उतारा और समसामयिक भारतीय जीवन और उससे जुड़े लोगों और उनकी समस्याओं को उतारा, जिसमें कृषक को अपने उपन्यासों की मूल धुरी बनाया। प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेमा 1907 में सामने आया। इसके बाद रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, वरदान, निर्मला, गबन, कार्यभूमि और गोदान 1935 में लिखा मंगलसूत्र इनका अंतिम और अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पहली बार जन सामान्य को वाणी मिली। इनके उपन्यास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के सटीक भाष्य हैं। इन्होंने अंतर्मुखी आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यास लिखे। प्रेमचंद्र मानवतावाद से प्रभावित थे। उनकी गांधीवादी जीवन दृष्टि से पीछे भी मानवतावाद की ही प्रेरणा है। भाषा शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद्र ने उपन्यास को एक विशिष्ट स्तर प्रदान किया। इसी युग में विशंबर कौशिक कृत मां भितवारिणी, शिव पूजन सहायक कृत देहाती दुनिया, राधिका रमण सिंह कृत राम रहीम, पुरुष और नारी संस्कार, टूटा तारा, सूरदास चुंबन और चाटा, सियाराम शरण गुप्तकृत बोध, अंतिम आकांक्षा, जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल तितली, इरावती इनकी अधूरी कृत है। गोविंद वल्लभ पंत कृत अमिताभ, एक सूत्र, मुक्ति के बंधन, तारों के सपने आदि मुख्य उपन्यास प्रेमचंद युगीन के रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के रूप में स्वातंत्रोत्तर युग के प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर युग को प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। इस कारण इस युग में उपन्यास साहित्य में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, घोर
नग्न यथार्थवादी, अस्तित्ववादी, व्यक्तिवाद, प्रतीकवाद, साम्यवाद, आंचलिकता आदि की प्रधानता होने से विभिन्न विभिन्न वादों, विषयों और क्षेत्रों से संबंधित उपन्यास सामने आए। यथार्थवादी उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन, शास्त्री कुल, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अगर, अभिलाषा, आत्मदाह, व्यभिचार, अपराजिता, नरमेघ, पड़ीय, वेचन शर्मा, उग्रकृत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खुतूत, बंधुओं की बेटी, शराबी, घंटा, कोठरी में कोयला, सरकार तुम्हारी आंखों में, फागुन के 4 दिन, श्री ऋषभ चरण जैनकृत, वेश्या मंच, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, गंदा, सत्याग्रह, चांदनी रात, हर हाइनेस, मयस्थाना, उपेंद्रनाथ, अस्यकृत, गर्म राज मुख्य हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के सृजन में ज्ञानेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अजय का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। जैनकृत परतत्व, सुत्वदा, कल्याणी, सुनीता, विवर्त, त्यागपत्र, बहुमत, मुक्तिबोध मुख्य उपन्यास हैं। इलाचंद जोशी लज्जा, घृणामयी, संशयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, सुबह के भूले जहाज का पंछी आदि मुख्य उपन्यास हैं। प्रगतिवादी उपन्यासों में यशपाल कृत, देशद्रोही, दादा, कॉमरेड, दिव्या, अमिता, अप्सरा का सांप, झूठा सच, बाहर, घंटी, मेरी तेरी, उसकी बात मुख्य उपन्यास है। रामेश्वर शुक्ल, अंचलकृत चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का नागार्जुन कृत, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, प्रोफेसर बलचनमा, नई पौधा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, हरिक जयंती, उग्र तारा, राधे राघव कृत, घरौंदे, विषाद मठ, सीधा सारा रास्ता, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, महायात्रा, हुजूर, प्रोफेसर, आखिरी आवाज आदि हैं। भैरव प्रसाद गुप्त कृत, गंगा मैया, सती मैया का चौरा, अंतिम अध्याय आदि, अमृत राय कृत, हाथी के दांत, नागफनी का देश, राजेंद्र यादव, अमृता कृत, उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, मनु भंडारी कृत, 1 इंच मुस्कान, स और मत आदि उपन्यास प्रमुख हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावन लाल वर्मा का अप्रतिम स्थान। उन्होंने झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, अमरवेल, आम्रपाली, मुसाहिब जू, मृगनयनी, कचनार, गढ़कुंडार आदि उपन्यास लिखे। चतुरसेन शास्त्री कृत, वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षः, नरमेघ, सोमनाथ संस्कृतायन कृत, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, दिवोदास, राधे राघव कृत, मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, यशपाल कृत, दिव्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र की लेख,
चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोचा, पुनर्नवा आदि मुख्य उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासों में फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला, आंचल प्रति परिकथा, नागार्जुन बलचमा, देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, बहापुत्र, रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, राजेंद्र अवस्थी, सूरज किरण की छांव, शैलेश भटियानी कृत, डोलवार, शिव प्रसाद सिंह कृत, अलग अलग, वैतरणी, राही मासूम रजाकृत, आधा गांव आदि मुख्य उपन्यास है। आज के समकालीन उपन्यासकारों में कमलेश्वर, तीसरा आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा कृत, अपना, राक्षस प्रेम एक अपवित्र नदी, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित छोटे छोटे सवाल, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, विशामपुर का संत, उषा प्रियवंदा, बचपन खंबे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, मन्नू भंडारी कृत, महाभोग, आपका बंटी, बंदी उज्जमा, एक चूहे की मौत, भीष्म साहनी, तमस, लक्ष्मीकांत वर्मा, स्वाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा, मनमोहन सहगल द्वारा कृत, कितने दोस्त कितने दुश्मन, मनोहर श्याम जोशी, कुरुकुल स्याहा, गिरिराज किशोर मार्कंडे, राजगुरु, शशि भूषण सिंगल आदि मुख्य उपन्यासकार हैं। तो चलिए अब हम हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास को देखते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। हिंदी कहानी का जन्म हिंदी गद्य के साथ ही हो गया, लेकिन खड़ी बोली गद्य को विकास प्रदान करने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े लेखकों में इंशाअल्लाह स्वाम की रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। कुछ विद्वान सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी विरचित इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं होती तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन सन 1903 में हुआ। उनकी यह कहानी इंदुमती से श्रेष्ठ कही जा सकती है। सन 1907 में बंग महिला कृत दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन हुआ। यह कहानी कथा वस्तु संवाद भाषा शैली आदि की दृष्टि से पर्याप्त आधुनिकता लिए हुए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। सन 1910 में मैथिली शरण गुप्त कृत 99 का फेर कहानी का प्रकाशन हुआ। ये सभी कहानियां हिंदी की आरंभिक कहानियां हैं। इसमें आधुनिक कहानी के सभी तत्व का सम्यक समावेश नहीं हुआ है। सन 1911 में इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद विचरित ग्राम कहानी का प्रकाशन हुआ। अधिकांश विद्वानों ने इसे हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक कहानी होने का सम्मान दिया। किसे? ग्राम कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी होने का सम्मान दिया। इस दिशा में प्रसाद का आगमन वरदान सिद्ध हुआ। आधुनिक हिंदी कहानी में समुचित सूत्रपात ही नहीं वरन विकास में भी उनकी कहानियों का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियां। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। भावमूलक कहानियां लिखने में अत्यंत सिद्धहस्त हैं। इनकी कहानियों के 5 संग्रह उपलब्ध हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आदि,
इंद्रजाल और आकाशदीप भाव व्यंजना और शिल्प दोनों के दृष्टि से इनकी कहानियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद का आविर्भाव हिंदी कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रसाद यदि भावमूलक कहानी परंपरा के अधिष्ठा है तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के। प्रेमचंद ने हिंदी जगत को लगभग 400 कहानियां भेंट करके उसके भंडार को समृद्ध बनाया है। इनकी कहानियां प्रतिनिधि कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, रानी सारंधा, ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, नशा, कफन आदि नाम प्रमुख हैं, जो मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था, सुस्वमय जीवन, बुद्ध का कांटा आदि कहानियों का सृजन किया। इसमें उसने कहा था कहानी अत्यंत लोकप्रिय हुई है। इसे हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में स्थान दिया जाता है। यह हिंदी कहानी साहित्य का माइलस्टोन कहलाने का अधिकारिणी है। माइलस्टोन कहलाने का अधिकारिणी है। कौन वो है? उसने कहा था, जो कि हमारे यूजीसी नेट के हिंदी इकाई में कहानी में भी संकलित है। सुदर्शन। प्रेमचंद्र के समान सुदर्शन भी पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी की ओर आकर्षित हुए। माफ करिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हिंदी की ओर आकर्षित हुए। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह के नाम हैं सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुप्रभात, नगीना, हार की जीत इनकी प्रसिद्ध कहानी है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इनकी कहानी संग्रह के नाम कला मंदिर और चित्रशाला कथ्य शिल्प दोनों दृष्टि से प्रेमचंद से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। हिंदी के प्रमुख हिंदी कहानी जगत में एक नई शैली को लेकर आने वाले कहानीकारों में पांडे वेचन शर्मा उग्र उपनाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रेमचंद परंपरा को एक नया मोड़ दिया। इनके नए कहानी संग्रहों में नाम है ऐसी होली खेलो लाल, यह कंचन सी कापा, काल कोठरी आदि। चतुरसेन शास्त्री उग्र के समान चतुरसेन शास्त्री ने भी नग्न यथार्थवाद से प्रेरित होकर अनेक कहानियां लिखी। इनकी प्रतिनिधि कहानियों में भिक्षुराज, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। ऋषभ चरण जैन प्रेमचंद युग के कथा शिल्पकार हैं। इनकी कहानी मिट्टी के रुपए सन 1925 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इन्होंने दान, परत्व, अनासक्त, दुनियादारी, हड़ताल आदि कहानियों का सृजन किया। इनकी कहानियों का अंत बड़ा ही हृदय स्पर्शी होता है। इनकी कहानियों का अंत क्या होता है? बड़ा ही हृदय स्पर्शी होता है। वृंदावन लाल शर्मा की कहानियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक एवं सामाजिक। इनकी प्रतिनिधि कहानियों के नाम कलाकार का दंड, शेरशाह का न्याय, सौंदर्य प्रतियोगिता, शरणागत, अपनी बीती, मालिश आदि हैं। प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी, मोटा राम शास्त्री आदि हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां लिखकर जो
परंपरा चलाई थी। जीपी श्रीवास्तव ने उसी परंपरा को विकास प्रदान किया। इन्होंने पिकनिक, मैं न बोलूंगी, झूठ मूठ आदि अनेक हास्य व्यंग प्रधान कहानियों की रचना की। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी कला पर शरतचंद्र और प्रेमचंद का प्रभाव लक्षित होता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी पर शरतचंद्र और प्रेमचंद का प्रभाव लक्षित होता है। इनकी प्रतिनिधि कहानियों में है अंधेरी रात, हार जीत, इंद्रजाल, मिठाई वाला, खाली बोलल, ट्रेन पर आदि। इनकी कतिपय कहानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी के ज्ञानेंद्र कुमार प्रसाद एवं प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी को नई दिशा देने वालों में ज्ञानेंद्र कुमार का नाम सर्वप्रमुख है। इनकी अधिकांश कहानियां मनोविश्लेषणात्मक है और उनमें व्यक्तिक चेतना को विशेष प्रश्रय मिला है। उसी के अनुरूप नया शिल्प भी उनकी कहानियों में दृष्टिगत होती है। इनके कहानी संग्रहों में एक रात, स्पर्धा, दो चिड़िया, वातायन, फांसी, पाजेब आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियां मुख्यतः मनोविश्लेषणात्मक हैं। इन पर फायड के मनोविश्लेषण शास्त्र पर अधिक प्रभाव लक्षित होता है। इनकी प्रतिनिधि कहानियों के नाम हैं डायरी के नीरस पृष्ठ, एक शराबी की आत्मकथा, रेल की रात, रोगी, चौथे विवाह की पत्नी आदि हैं। हिंदी में विशुद्ध वैज्ञानिक कहानियों की रचना करने वाले कहानीकारों में अगेय का नाम सबसे अधिक बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। इस दिशा में ज्ञानेंद्र एवं जोशी से भी कुछ आगे बढ़ गए हैं। इनके कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, जयदोल, कोठरी की बात आदि। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानीकारों में यशपाल सर्वप्रमुख हैं। इन्होंने अपनी दृष्टि व्यक्ति पर केंद्रित न करके समाज पर केंद्रित की है। इनके कहानी संग्रहों में तर्क का तूफान, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपेंद्रनाथ अस्क ने प्रमुखतः व्यंग प्रधान सामाजिक कहानियों का सृजन किया। इन्होंने निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के यथार्थ जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया। इनके कहानी संग्रहों में पिंजरा, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैंगन का पौधा आदि के नाम प्रमुख हैं। भगवती चरण वर्मा का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रेमचंद के निकट ले जाता है। वे मानव जीवन की गंभीर स्थितियां, उच्च आदर्शों और नैतिकता को भी अपनी कहानियों में कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं। इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं लिखते फूल, दो बांके, इंस्टॉलमेंट आदि हैं। राहुल सांकृत्यायन अपनी कहानियों में इतिहास और समाजवादी विचारधारा को विशेष महत्व देते हैं। उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह बोलगा से गंगा है। चंद्रगुप्त विद्यासागर इनकी कहानियों में मानव जीवन के सुख दुख, आशा निराशा आदि के मनोभाव मुत्वरित हुए हैं। इनकी प्रतिनिधि कहानियां कामकाज, गुलाब में जरूर बचा लूंगा, मास्टर साहब आदि हैं। हिंदी कहानी के विकास में सियाराम शरण गुप्त, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महिप सिंह, हिमांशु जोशी, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु साहनी, राजेंद्र यादव
राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शैलेश मटियानी, रमेश बख्शी, फणीश्वर नाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र अवस्थी, नरेंद्र कोहली प्रभृति कहानीकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला कहानी लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उमा प्रियवंदा, सत्यवती मलिक, सुधा सरोज, मीना गुलाटी, ममता मलिया, सुदर्शन रत्नाकर, मैत्रेयी, पुष्पा चित्रा, मृदुल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने नारी के स्वतंत्र अस्तित्व, उसकी घुटन एवं मानसिक संघर्ष को अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति दी है। तो ये रहे हमारे कुछ महान कहानीकार जिनके चित्र आप देख सकते हैं। लेखिका एवं लेखक दोनों इसमें हैं। जयशंकर प्रसाद से लेकर महादेवी वर्मा आदि प्रमुख कहानीकार हैं। तो चलिए अब हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर चर्चा करते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी नाटक का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, फिर भी उनसे पूर्व मैथिली में विधा विलास, नल चरित, रुक्मणी हरण, पारिजात हरण नामक नाटक लिखे जा चुके थे। इनके अतिरिक्त हनुमान नाटक, समयसार, प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला नाटक, नहुस, आनंद रघुनंदन जैसे पदबद्ध नाटक भी लिखे जा चुके थे। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक गिरिधर दासकृते नहुस को पहला मौलिक हिंदी नाटक मानते हैं, तो शिवदान सिंह चौहान भारतेंदु के प्रहसन वैदिकी हिंसा न भवती को प्रथम मौलिक रचना मानते हैं। उक्त विवादों में प्रथम नाटक का झगड़ा है, किंतु निश्चित है कि भारतेंदु के साथ ही हिंदी नाटक परंपरा चल पड़ी, जिसका विकास इस प्रकार प्रस्तुत है। भारतेंदु युग नाटककार। इस युग के प्रतिनिधि नाटककार स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सर्वप्रथम मौलिक नाटक इनका ही माना जा सकता है। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया और तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को भी अच्छी तरह समझा था। उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों को भी प्रेरणा दी और नाटक साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध बनाने का स्तुत्य कार्य किया। भारतेंदु ने हिंदी जगत को सती प्रलाप, नीलदेव, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा आदि नाटक प्रदान किए हैं। उन्होंने मौलिक नाटकों के सृजन के साथ साथ संस्कृत, बांग्ला आदि के नाटकों का हिंदी में अनुभव भी किया तथा यथा संस्कृत के कर्पूर, मंजरी, धनंजय, विजय, मुद्रा राक्षस आदि नाटकों का और बंगाल के विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु युग का नाटक साहित्य जीवन के विविध क्षेत्रों में सामग्री लेकर चला है। उसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का निरूपण है। भारतेंदु के समकालीन नाटककारों में श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, संयोगिता, स्वयंवर और तृप्ता संवरण नामक 4 नाटक लिखे।
पंडित बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर जैसा काम वैसा परिणाम और राधाचरण गोस्वामी ने सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्री दामा लोग देखे, तमाशेत्र, भंग तरंग, किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी, चौपट चपेट, देवकी नंदन त्रिपाठी ने सीता हरण, रुक्मणी हरण, कसवद, बाल विवाह, वेश्याविलास आदि नाटकों का सृजन करके हिंदी नाटक को विकास प्रदान किया है। इस प्रकार भारतेंदु युग में हिंदी नाटक का पर्याप्त विकास हुआ है। कथ्य की दृष्टि से वह राष्ट्रीय जागरण एवं नव संस्कृति चेतना से प्रभावित है और शैली की दृष्टि से संस्कृत नाटकों की परंपरा से नांदी, पाठ, भरत वाक्य, आतंकवाद आदि का प्रयोग इसी तथ्य का स्पष्ट द्योतक है। इन नाटकों की संवाद योजना उपदेशात्मकता को प्रश्रय देती है और चरित्रों का व्यक्तित्व नाटककारों के निजी व्यक्तित्व के लिए हुए हैं। ये नाटक सरल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल भाषा में निर्मित हुए हैं। द्विवेदी युग में नाटक का अधिक विकास नहीं हुआ है। इसमें अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला नाटकों के अनुवाद अधिक हुए हैं। द्विवेदी युग के नाटककारों में मौलिक नाटकों का निर्माण करने वालों में पंडित बद्रीनाथ भट्ट ने कुरवन इहन, चंद्रगुप्त, तुलसी वास, दुर्गावती, वेन चरित्र, विवाह ज्ञापन, पंडित माधव ने महाभारत, लोचन शर्मा पांडे ने प्रेम प्रशंसा, माखनलाल चौधरी ने कृष्ण अर्जुन युद्ध और गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला आदि नाटकों का सृजन निर्माण किया, जिनका साहित्यिक मूल्य आज भी शेष है। प्रसाद युगीन नाटककार जयशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक साहित्य युगांतर में उपस्थित हुआ। ये हिंदी नाटक के सम्राट हैं। इनके नाटकों में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कला का सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने 13 नाटकों की रचना की। उनमें 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक नाटक हैं। इनके प्रसिद्ध नाटकों के नाम है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्रयी, विशाख, कागना, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि हैं। इनमें ऐतिहासिक नाटक गंभीर ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर रचे गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय चेतना प्रधान है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों ने भी हिंदी नाटक के विकास में अच्छा सहयोग दिया और सुदर्शन ने अंजना नामक एक पौराणिक नाटक की रचना की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा और प्रेमचंद ने करबला जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे। गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला एवं सृजन किया। इनके अन्य नाटक अंगूर की बेटी, सिंधु बिंदी आदि हैं। प्रसादोत्तर युगीन नाटककार प्रसाद जी के उपरांत नाटककार हिंदी नाटक का विकास कई रूपों में हुआ। प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक समस्या मूलक गीत, नाट्य, प्रतीक एवं रेडियो नाटक लिखे गए हैं। इस युग के मुख्य नाटककार हैं हरिकृष्ण ने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। प्रकाश स्तंभ, शिव साधना, रक्षाबंधन, विस्पान, प्रतिशोध, आहुति, कृत स्तंभ, स्वप्नभंग आदि। इन नाटकों में राष्ट्रीय भावनाओं की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सामाजिक नाटक हैं। इनके नाटक अभिनय योग्य और इनकी भाषा भावानुसार है। उदय शंकर भट्ट ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक
भाव, नाट्य एवं रेडियो रूपक लिखे हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक विक्रमादित्य, दाहर, मुक्तिपंथ, शक विजय आदि, अम्बा, विश्वामित्र, सागर विजय आदि इनके पौराणिक नाटक हैं। ये नाटक अपेक्षाकृत अधिक सफल हैं। राधा इनका पाय नाटक और मेघदूत रेडियो रूपक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुख्य रूप से समस्यामूलक नाटकों का सृजन किया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुख्य रूप से समस्यामूलक नाटकों का सृजन किया। इनके दृष्टिकोण बुद्धिजीवी है। इनके सामाजिक नाटक हैं सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आदि। इन्होंने वत्सराज, अशोक, दशाश्वमेध आदि ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। सेठ गोविंद दास ने सभी प्रकार के नाटकों की रचना की है। इनके ऐतिहासिक नाटकों में हर्ष, कुलीनता, शशि गुप्त आदि, विकास, प्रकाश, सेवापथ आदि नाटक समस्या प्रधान हैं। उपेंद्रनाथ अस्क ने सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटकों का सृजन किया है तथा स्वर्ग की कैद और उड़ान, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते आदि इनके सामाजिक नाटक हैं। जय पराजय इनका अति प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक रहा है। तो चलिए अब हम हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास। साहित्य की कसौटी पर यदि गद्य है तो गद्य की कसौटी पर निबंध होता है। गद्य की कसौटी निबंध होता है। हिंदी निबंध का सूत्रपात भारतेंदु युग से आरंभ होता है। भारतेंदु ही हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध विषय का व्यापकता, आत्मीयता, व्यंग्यात्मकता और सहृदय से युक्त है। इनके निबंध अंधविश्वासों, मिथ्या परंपरा, सामाजिक राजनीतिक असंगतियों पर करारा व्यंग्य करते हैं। बातचीत, दांत, आंख, आंसू, कान आदि इनके निबंध हैं। भारतेंदु को ही निबंध यात्रा का मूल बिंदु मानकर उनसे विकास क्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतेंदु युगीन निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्याख्यात्मक निबंध शैली को विकसित किया। ये अपने समय के उत्कृष्ट निबंधकार हैं। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। इनके निबंध सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और साहित्यिक विषयों पर लिखे गए हैं। भट्ट निबंधावली इनके निबंधों का प्रसिद्ध संग्रह है। प्रताप नारायण मिश्र स्वच्छंद और मौजी प्रकृति के निबंधकार हैं। इनके निबंध ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होते थे। इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समुच्चय और निबंध नवनीत। बाल मुकुंद गुप्त उर्दू क्षेत्र से हिंदी में आए। इन्होंने भारत मित्र पत्र में शिव शंभू का चिट्ठा आदि के नाम से निबंध लिखे। इनके निबंध अतीत, प्रेम और राजनीतिक विचारधाराओं को प्रश्रय देते हैं। द्विवेदी युग निबंधकार। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने पाश्चात्य लेखकों के ज्ञान को अर्जित करके अनेक निबंधों का सृजन किया। इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का बेकन विचार रत्नावली के नाम से अनुवाद किया। इन्होंने विचार प्रधान मौलिक निबंधों की भी रचना की है। उनमें इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। साहित्य की महत्ता कविता आदि हैं। माधव प्रसाद मिश्र ने माधव मिश्र निबंध माला नाम से निबंधों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इनके निबंध भावपूर्ण एवं सरस हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
ने कहानियों के समान निबंध भी बहुत कम लिखे हैं, किंतु वे बड़े अनूठे और समाज पर तीखे व्यंग करते हैं। इनके प्रसिद्ध निबंधों के नाम है कछुआ धर्म, पुरानी पगड़ी, मारसी मोही कुंठाव आदि। भावनापूर्ण निबंध लिखने में सरदार पूर्ण को बहुत अधिक सफलता मिली है। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी और इन्होंने मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि निबंधों की रचना की है। पद्म सिंह शर्मा के निबंध संग्रहों के नाम पद्म पराग, प्रबंध मंजरी आदि। इनकी निबंध फड़कती हुई भाषा के कारण बहुत आकर्षक है। श्याम सुंदर दास ने द्विवेदी युग में ही निबंध लिखने आरंभ कर दिए थे, किंतु इनकी कला का उत्कर्ष बाद में हुआ। इनके अधिकतर निबंध विचारात्मक हैं और उनमें साहित्य, कला आदि विषयों पर विचार किया गया है। इनके निबंधों में समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, भारतीय साहित्य की विशेषता आदि निबंध प्रमुख रहे हैं। शुक्ल युग निबंधकार शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हिंदी निबंध परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं। इनके आगमन से ही हिंदी निबंध को एक नई अनुभूति और नई भावाभिव्यक्ति शैली प्राप्त हुई है। इनके निबंध, यहाँ पर गलत लिखा, इनके निबंध मुख्यतः विचार प्रधान है और उनमें विचारों की श्रृंखलाबद्ध एवं तर्कपूर्ण योजना होती है। विचारों की प्रौढ़ता के साथ उनमें शिष्ट हास्य एवं व्यंग्य का भी सुंदर समावेश हुआ है। इनके निबंधों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, मनोभावों से संबंधित निबंध और, यह निबंध गलत लिखा हुआ है, और साहित्य निबंध। इनके निबंध चिंतामणि दो भागों में प्रकाशित है। बाबू गुलाब राव ने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, संस्मरण आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों आदि। इनके निबंधों में अनुभूति की गहनता और शैली की सरलता हमें देखने को मिलती है। पदुमलाल मुन्नालाल बरकी ने आलोचनात्मक एवं वैयक्तिक निबंधों की रचना की। इनके प्रसिद्ध निबंध है उत्सव, रामलाल पंडित, समाज सेवा, विज्ञान आदि संग्रह है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ऐतिहासिक संस्करणात्मक लेखों के लिए अति प्रसिद्ध हैं। शेष स्मृतियों इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। शुक्लोत्तर युग निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन लेखकों के उपरांत हिंदी निबंध को विकास प्रदान करने में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध विषय की व्यापकता, विचारों की गौलिकता और शैली की रोचकता लिए हुए हैं। इनका दृष्टिकोण उदार है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध मुख्य रूप से साहित्यिक हैं। उनमें मौलिक चिंतन, पत्र संपादक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय के समान महादेवी वर्मा ने भी संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में निजी अनुभूतियों और सामाजिक विषमताओं का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, श्रृंखला की कड़ियां आदि। रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। गुण एवं परिणाम दोनों दृष्टियों से
वे बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ओर शुद्ध कविता की खोज, हमारी संस्कृति, एकता, रेती के फूल आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। देवेंद्र सत्यार्थी के निबंधों में इनके घुमक्कड़ जीवन के अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं। इनकी भाषा में ताजगी मिलती है, धरती गाती है, रेखाएं बोल उठी आदि इनकी निबंध संग्रह हैं। जादुई मुस्कुराई, माफ करिएगा, जिंदगी मुस्कुराई और बाजे पायलिया के घुंघरू निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित होने वाले विद्या प्रसाद मिश्र के निबंध में गहन अध्ययनशीलता एवं लोक संस्कृति का सहज सौंदर्य मिलता है। इनके निबंध संग्रहों के नाम है तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन। धर्मवीर भारती के निबंधों में दार्शनिक चिंतन, व्यंग्य, विनोद और प्रभावशाली भाषा का सौंदर्य मिलता है। इनके निबंध संग्रहों में ठेले पर हिमालय, कहानी, अनकही आदि हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संस्कृत विसंगतियों पर तीखे व्यंग्य मिलते हैं। सदाचार का तावीज, निठल्ले की डायरी आदि व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है। शुक्लोत्तर युग के निबंध को समृद्ध बनाने के लिए अन्य लेखकों का योगदान भी विशेष महत्व रखता है। उन लेखकों में जैनेन्द्र यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, रांगे राघव, नलिन, विलोचन शर्मा, कुबेरनाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, शरद जोशी और नरेंद्र कोहली के नाम उल्लेखनीय हैं। तो चलिए अब हम हिंदी संस्मरण का उद्भव और विकास को एक नजर डालते हैं। हिंदी संस्मरण का उद्भव एवं विकास। संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर्स के समानांतर हिंदी में प्रयुक्त होता है। यह गद्य साहित्य की एक आत्मनिष्ठ विधा कही जाती है। संस्मरण यथार्थ जीवन से संबंध, संक्षिप्त, रोचक, चिंताकर्षक, भावुकतापूर्ण, लेखक के व्यक्तित्व की आभा से युक्त, चरित्र की गरिमा से मंडित, सांकेतिक एवं प्रभावपूर्ण शैली में लिखित अविस्मरणीय घटना होने से गद्य साहित्य की एक स्वतंत्र विधा है। जीवनी तथा आत्मकथा में जीवन का आदोपांत सुसंबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पर संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की, कुछ विशिष्ट घटनाओं की ही रोचक एवं कौतूहलमयी अभिव्यक्त होती है, जिसका पाठक पर अमिट प्रभाव अंकित हो जाता है। हिंदी संस्मरण परंपरा में प्रारंभिक उन्नायकों में पद्म सिंह शर्मा, राधिका रमन सिंह तथा श्री राम शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। पद्म सिंह शर्मा संस्मरण परंपरा में आदि जनक हैं। इनके संस्मरण पद्म पराग में संकलित है। ये संस्मरण लेखक के व्यक्तित्व की आभा से मंडित है। राजा राधिका मरण सिंह के संस्मरण सायनी, समा, वे और हम, तब और अब, टूटा तारा आदि संग्रहों में संकलित है। श्री राम शर्मा के संस्मरण शिकार बोलती प्रतिमा तथा सन 42 को संस्मरण प्राणों का सौदा आदि रचनाओं में मिलते हैं। शर्मा जी के शिकार संबंधी संस्मरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संस्मरण विधा के प्रतिष्ठापकों में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी तथा रामवृक्ष बोनपुरी का नाम मूर्धन्य है। बोनपुरी का नाम मूर्धन्य है। चतुर्वेदी की
प्रमुत्व संस्मरण, प्रमुत्व संस्मरण कृतियां हैं हमारे आराध्य तथा संस्मरण में संजोया गया है। अनुभव को प्रौढ़ता तथा सघनता के साथ इनके संस्मरण बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं। इन संस्मरणों की भाषा बोलचाल के निकट तथा सहज सौंदर्य से उत्पन्न है। राम वृक्ष बोनपुरी हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित संस्मरणकार हैं। माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें आदि रचनाओं में इन्होंने स्वानुभूतियों को अंकित किया है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से संबंध इनके संस्मरण बड़े ही सजीव हैं। हिंदी संस्मरणकारों में महादेवी वर्मा का सर्वोपरि स्थान है। अतीत में चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही स्मृति बिंब, स्मारक तथा मेरा परिवार में इनके संस्मरण संकलित हैं। हिंदी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के साहित्य की इस विधा में भी अनुपम देन है। बचपन की स्मृतियां मेरे असहयोग के साथ थी तथा जिनका मैं कृतज्ञ, उनके 3 स्मरण संग्रह हैं। इनके संस्मरणों में व्याप्त वैविध्य संस्कृत्यायन की भांति भदंत आनंद कौशल्यान ने विविधोन्मुखी संस्मरण लिखे हैं जो न भूला जा सका। जो लिखना पड़ा, रेल का टिकट, देश की मिट्टी बुलाती है एवं एक गांव अनेक युग आदि रचनाओं इनके संस्मरण संकलित हैं। साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण रचना में किशोरी दास वाजपेयी के संस्मरण प्राप्त होते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के वातायन में रेखाचित्र एवं संस्मरण संकलित हैं। काका कालेलकर के संस्मरण यात्रा में मिलते हैं। गुलाब राय की मेरी असफलताएं, माखनलाल चतुर्वेदी के संस्मरण समय के पाव संग्रहित है। शांतिप्रिय द्विवेदी के पदचिह्न तथा स्मृति की कृतियां, जानकी वल्लभ शास्त्री की स्मृति के वतायन, रामनाथ सुमन की हमारे नेता तथा क्षेमेंद्र सुमन की जैसा हमने देखा उल्लेखनीय संस्मरण है। देवेंद्र सत्यार्थी भावमय संस्मरण लिखने के लिए प्रसिद्ध है। कोटा अधिवेशन, क्या गोरी तथा क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी, इनके संस्मरण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम उच्च कोटि के संस्मरण लेखकों में लिया जाता है। बाजे पायलिया के घुंघरू, भूले हुए चेहरे, दीप जले, शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई तथा माटी हो गई सोना में इनके कई संस्मरण संग्रहित हैं। राधा कृष्णदास की, जवाहर भाई गंगा प्रसाद पांडे की ये व्यक्ति भगवत शरण उपाध्याय की मैंने देखा शिव पूजन सहायक की वे लोग, सत्यवती मल्लिका की अमिट रेखाएं भी उल्लेखनीय संस्मरण एवं रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मृत्युंजय रविंद्रनाथ में गुरुदेव रविंद्र से संबंधित अनेक संस्मरण हैं। रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण व्हाट पीपल लोकदेव नेहरू तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियां में संग्रहित है। हरिवंश राय बच्चन की उल्लेखनीय संस्मरण कृति है। नए पुराने झरोखे
इनमें आधुनिक साहित्यकारों से संबंधित तुरंत माफ करिएगा सुंदर संस्मरण है और श्रद्धांजलियां में संग्रहित हैं। हमें नागेंद्र के चेतना के बिंब में भाव भीने स्मृति चीव है। अमृतलाल नागर की जिनके साथ जिया तथा जगदीश चंद्र माधुर कृत 10 तस्वीरें तथा जिन हिंदी संस्मरणों में तनसुखराम गुप्ता, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, डॉक्टर रघुवंश विद्या निवास मिश्र, रविंद्र भ्रमर, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, सुधाकर पांडे, डॉक्टर प्रेमा शंकर, शिवानी सत्यजीवन वर्मा, ओंकार शरद, प्रेम नारायण टंडन, महेंद्र भटनागर, कुंतल गोयल आदि के नाम गिने जा सकते हैं। हिंदी रेखाचित्र का उद्भव एवं विकास। हिंदी रेखाचित्र का उद्भव एवं विकास ललित गद्य के अंतर्गत रेखाचित्र भी एक नव्य विधा है। हिंदी में रेखाचित्र के लिए व्यक्ति चित्र शब्द चरित्र तथा चरित्र लेख शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें से रेखाचित्र ही सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। संस्मरण तथा रेखाचित्र अपेक्षाकृत एक दूसरे के सन्निकट गद्य विधाएं हैं। संस्मरण में मुख्यतः बीती हुई बातें याद की जाती हैं, उसमें भावात्मकता अधिक रहती है। संस्मरण के लेखन में सर्वथा तटस्थ नहीं रहता, वह अपने स्व का परित्याग नहीं करता। इसके विपरीत रेखाचित्र में किसी वस्तु या व्यक्ति के जीवन का उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत तटस्थ एवं निर्लिप्त होकर अंकन किया जाता है। रेखाचित्र में रेखाएं बोलती हैं, इसमें थोड़े से शब्दों द्वारा सजीव रूप विधान तथा सफल अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। पद्म सिंह शर्मा के पद्मपराग के संस्मरण के साथ रेखाचित्र का भी आरंभ माना जाता है, परंतु कलात्मक एवं समीप रेखाचित्र द्विवेदी युग के बाद की ही रचनाओं मिलते हैं। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी से इस विधा का उन्नयन माना जाता है। चतुर्वेदी ने सैकड़ों रेखाचित्र लिखे हैं। इनके कई रेखाचित्र पुस्तककार रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। प्रेस कोपाटिकन 1940 में, रेखाचित्र 1935 में, सेतुबंध 1962 में आदि इनके उल्लेखनीय संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने अपने फुटकर रेखा पत्र पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं। अनेक फुटकर रेखाचित्र पत्र पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं। श्री राम शर्मा के संस्मरणों के साथ साथ रेखाचित्र भी प्रकाशित हुए हैं। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव तथा वे जीते कैसे हैं में इनके रेखाचित्र भी संग्रहित है। शर्मा जी की लेखनी उनके व्यक्तित्व के समान निर्भीक एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत। राम वृक्ष भोजपुरी के रेखाचित्र, लाल तारा, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब आदि संग्रहों में संकलित हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरणों में रेखाचित्र की विशेषता भी मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुली भाट और विल्लेसुर बकरिया भी रेखाचित्र की कोटि की रचनाएं हैं। इन रेखाचित्रों की अनुभूति और भाषा का सुंदर सामंजस्य आचार्य विनय मोहन शर्मा आलोचक के साथ रेखाचित्रकार भी हैं। इनके रेखाचित्र रेखा और रंग नाम से प्रकाशित हुए हैं।
इनके रेखा चित्रों में प्राकृतिक चित्रण बड़ा ही यथार्थ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, संस्मरण लेखन तथा रेखा चित्रकार हैं। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार में भी इनके कतिपय शब्द चरित्र हैं। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्रों में सामाजिक विसंगतियों का अंकन है, सामाजिक असंगतियों का अंकन है। जाने अनजाने अमिट रेस्याएं आदि इनकी कृतियां हैं। भगवत शरण उपाध्याय से रेस्या चित्र, ठूंठा, आम तथा ओंकार सरज के रेत्या चित्र, लंका नहराजित, स्वसहाय तथा देशकार पात्र आदि संग्रहों में संकलित है। आधुनिक रेखा चित्रों में प्रकाश चंद्र गुप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका बच्चन पर महत्वपूर्ण रेखाचित्र प्रकाशित हुआ। रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियां और ये स्केच विशाख आज का हिंदी साहित्य आदि संग्रहों में इनके रेखा चित्र मिलते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त में निर्जीव पदार्थों, वस्तुओं एवं स्थानों पर अनेक संवेदनात्मक रेखाचित्र लिपिबद्ध किए हैं। देहली दरवाजा, लेटर बॉक्स, पीपल, पेट्रोल पंप, खंडहर, मिट्टी के पुतले, मसूरी आदि रेखाचित्र अपने सूक्ष्मता, विम्बात्मकता, भावप्रणता, शब्द शिल्प आदि विशेषताओं के कारण बड़े ही प्रभावशाली बन पड़े हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा विराम चिन्ह, डॉक्टर नागेंद्र चेतना के बिंब, प्रेम नारायण टंडन रेखाचित्र आदि, डॉक्टर प्रभाकर गायचे, जयनाथ नलिन, शतरंज के मोहरे, सेठ आदि लेखकों ने भी इस विधा में रचनाएं की हैं। तो चलिए अब हम हिंदी जीवनी का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करते हैं कि हिंदी जीवनी का उद्भव कब से माना जाता है और इसके विकास में किन किन लेखकों का, साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी जीवनी का उद्भव एवं विकास। जीवनी आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण गतिविधा के रूप में मान्य है। कतिपय विद्वान जीवनी के इतिहास का एक अंग अथवा शैली मात्र मानते हैं, परंतु इसके कलात्मक एवं साहित्यिक मूल्यों को देखते हुए अन्य समीक्षकों ने इसे हिंदी की ललित विधा स्वीकार किया है। उपन्यास, कहानी आदि अन्य विधाओं में भी जीवन की व्याख्या तो होती है, पर वह परोक्ष अथवा कल्पना मिश्रित रहती है। जीवनी में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य स्वरूप का यथार्थ घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। उसमें गुण दोषमय व्यक्तित्व की सजीव अभिव्यक्ति होती है। आधुनिक युग में गद्य विधाओं के समान जीवनी साहित्य का आविर्भाव भी भारतीय हिंदू युग में ही हुआ। मध्य युग में संतों एवं भक्तों के जीवन वृत्त अवश्य लिपिबद्ध हुए हैं, परंतु उसमें सांप्रदायिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण का ही प्राधान्य रहा है। भक्तमाल 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि इसी प्रकार की कृतियां हैं। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक साहित्यकारों ने जीवन परक रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित अनेक महापुरुषों के जीवन चरितावली, वात्सा, दर्पण, बूंदी का राजवंश आदि रचनाओं में संकलित हैं। इस युग के अन्य जीवनी लेखकों में कार्तिक प्रसाद स्वत्री, मीराबाई का जीवन, राधाकृष्ण सूरदास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास, देवी प्रसाद
मुसीफ आदि के जीवनी के लेखन का प्रयत्न सराहनीय है। देवी प्रसाद मुसीफ भारतेंदु युग के उल्लेखनीय जीवनीकार हैं। इन्होंने कई इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखे हैं, जिनमें राजा मालदेव का चरित्र, उदय सिंह महाराजा अकबरनामा, जसवंत सिंह आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन खंडित एवं कवि सुकवि संकीर्तन, चरित चर्चा आदि रचनाओं में कई जीवनियां प्रदान की हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित सत्यनारायण कविरत्न तथा भारत भक्त एंड्रूज नामक जीवनियां हिंदी जीवनी साहित्य में उल्लेखनीय है। सीताराम चतुर्वेदी महागना मालवीय की जीवनी, महामनी मालवीय। आधुनिक युग में समाज सुधारकों, सांस्कृतिक धार्मिक विभूतियों, राजनीतिक नेताओं एवं विदेशी पुरुषों की जीवनियां लिखी गईं। ऐतिहासिक चरित्रों में संबंधित जनजीवनियों में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, कार्तिक प्रसाद, पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, महाराणा प्रताप सिंह, देवी प्रसाद, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, महाराजा छत्रसाल, अकबर, हुमायूं, रणजीत सिंह और काशी का विद्रोह, संपूर्णानंद, पृथ्वीराज चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, दुर्गादास प्रेमचंद, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गंगा प्रसाद मेहता, महाराणा प्रताप सिंह, गौरी शंकर, तीरथ चंद्र ओगा, रणजीत सिंह, सीताराम कोहली आदि पठनीय हैं। राजनीतिक महापुरुषों में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि की जीवनियां लिखी गई हैं। इनमें से मुकुंदी लाल वर्मा कृत कर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद कृत धर्मवीर गांधी, रामचंद्र वर्मा लिखित महात्मा गांधी काका कालेल कृत बापू की झांकियां तथा ज्ञानेंद्र कुमार कृत अकाल पुरुष गांधी उल्लेखनीय है। जवाहरलाल नेहरू इंद्र विद्यावाचस्पति, जवाहरलाल नेहरू, गोपीनाथ दीक्षित आदि जवाहरलाल से संबंधित जीवनियां हैं। मनमथनाथ गुप्त कृत चंद्रशेखर आजाद, महादेव देवाई लिखित मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवव्रत शास्त्री कृत गणेश शंकर विद्यार्थी, तंसु स्वराम गुप्त लिखित लाल बहादुर शास्त्री, महाप्रयाण आदि जीवनियां भी सुंदर एवं पठनीय हैं। विदेशी महापुरुषों की जीवन गाथाओं को आधार बनाकर लिखी गई जीवनियां हिंदी में कम ही लिखी गई हैं। इस क्षेत्र में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कार्य सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने रूस तथा चीन के मार्क्सवादी साम्यवादी नेताओं की जीवनियां लिखी हैं। इस दिशा में कुछ अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं। महात्मा सुकरात, बेनी प्रसाद, महात्मा लेनिन, सदानंद भारती, मी चर्चिल, अनंत प्रसाद विद्यार्थी, कार्ल मार्क्स, रामवृक्ष बोनपुरी आदि। देश विदेश की महान महिलाओं से संबंधित जीवनियां भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई हैं। रानी भवानी, गंगा प्रसाद गुप्त, रानी दुर्गावती, सूर्य नारायण त्रिपाठी, वीर पत्नी संयोगिता, यशोदा देवी,
रमणी, नवरत्न, जगन्नाथ शर्मा आदि पठनीय कृतियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में सतत के जीवन को लालित्यमयी शैली में अंकित किया। गंगा प्रसाद पांडे कृत महाप्राण निराला मुख्य हैं। तो चलिए अब हम हिंदी की आत्मकथा का उद्भव एवं विकास पर मंथन करते हैं। हिंदी आत्मकथा का उद्भव एवं विकास। आत्मकथा का लेखक जीवनी लेखक की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकारपूर्ण निजी ज्ञान के अभिव्यक्त का कार्य करता है। इसमें लेखक व्यक्तिगत जीवन का निसंकोच रूप से विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिंदी में आत्मकथा साहित्य अभी विकासशील अवस्था में है। हिंदी का प्राचीनतम आत्मचरित बनारसी दास जैन लिखित अर्धकथानक 1641 में पदात्मक रचना है। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती लिखित जीवन चरित्र इस विधा पर आरंभिक रचनाएं हैं। भाई रामानंद लिखित आप बीती 1921 प्रथम महत्वपूर्ण मौलिक आत्मकथा कही जाती है। छायावाद और उसके परवर्ती युग में आत्मकथा परक साहित्य विकसित एवं समृद्ध हुआ। भवानी दयाल सन्यासी कृत प्रवासी की आत्मकथा, सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा परक परिव्राजक की यात्रा परक आत्मकथा, स्वतंत्रता की खोज, राजा रामकृत मेरी कहानी, श्रद्धानंद द्वारा लिखित कल्याण मार्ग का पथिक, हरिभाऊ कृत साधना के पथ पर तथा राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी भी महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक कृतियां हैं। हिंदी की उपलब्धि प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने भी आत्मकथाएं लिखी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास रचित मेरी आत्मकहानी 1941 में उनकी साहित्य साधना का वर्णन है। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 5 भाग यायावर साहित्यकार की आत्मकथा है और इसमें लेखक के जीवन के मधुर कटु अनुभवों का है। वियोगी हरि को आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह में प्रमुख रूप से उनके समाज सेवी रूप का अंकन है। हिंदी आत्मकथा का लेखक जीवनी लेखक की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकारपूर्ण निजी ज्ञान एवं अभिव्यक्ति का कार्य करता है। इस लेखक व्यक्तिगत जीवन का निसंकोच रूप से विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिंदी में आत्मकथा साहित्य अभी विकासशील अवस्था में है। अच्छा, इसे हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी रिपोर्टाज का तो चलिए अब हम हिंदी रिपोर्टाज का उद्भव और विकास को एक नज़र डाल लेते हैं। हिंदी रिपोर्टाज का उद्भव एवं विकास। रिपोर्टाज हिंदी गद्य का नवीनतम विधा है। यह फ्रांसीसी भाषा शब्द है, लेकिन इसके मूल में हिंदी का रिपोर्ट शब्द है। अर्थात इस विधा में आंखों देखी किसी विशिष्ट घटना को आधार बनाकर कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी साहित्य के कलेवर में इस विधा का सर्वप्रथम लेखक शिवदान सिंह चौहान कहलाते हैं। उनका लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज 1938 में
रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। राधे रांगे राघव सशक्त रिपोर्टाज लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अदृश्य जीवन, विषाद, मठ तूफानी के बीच उपचेतना का तांडव, यह ग्वालियर है, मुख्य रिपोर्टाज है। बंगाल के अकाल पर लिखा इनका रिपोर्टाज बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य रिपोर्टाज लेखकों में प्रकाश चंद्र गुप्त, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन, भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे, उपेंद्रनाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, अमृतलाल नायर, गदर के फूल, भदंत आनंद, कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती है, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, शिव सागर मिश्र, वेल्डंग हजार साल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्कुराए, शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा, विश्व प्रसाद सिंह, मेरे साक्षात्कार, सत्यकाम, विद्यालंकार, विवेकी राज, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, जगदीश चतुर्वेदी मुख्य रिपोर्टाज लेखक रहे हैं। तो चलिए अब हम हिंदी के महत्वपूर्ण अंग की ओर, हिंदी गद्य के सबसे महत्वपूर्ण आलोचना का उद्भव पर विकास डालते हैं। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास, तो यह हिंदी गद्य का एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है जिससे आलोचना का विकास हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वर्तमान युग में आलोचना नामक विधा का तीव्र गति से विकास हो रहा है। इस काल में आलोचना का तीव्र गति से विकास हुआ। आलोचना का वास्तविक उद्भव संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा में मिलता है, किंतु हिंदी में भारतेंदु युग से ही हिंदी आलोचना का सूत्रपात मिलता है। भारतेंदु ने नाटक नामक सर्वप्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। हिंदी आलोचना के विकास को निम्न सोपान द्वारा समझा जा सकता है। भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन मुख्य रूप से आलोचना का कर्म करते रहे। भट्ट ने अपने हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना नाम से संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना की। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने कवि वचन, सुधा और आनंद कादम्बनी में टिप्पणी के रूप में कई पुस्तकों की आलोचना की। द्विवेदी युगीन आलोचना, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से हिंदी आलोचना को एक नवीन प्रेरणा मिली। सरस्वती का संपादक बनने से पहले इन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र में आलोचनात्मक लेखामाला प्रकाशित करानी आरंभ कर दी थी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक आलोचना ग्रंथ की रचना की और इसमें हिंदी प्रमुख 9 कलाकारों पर विचार किया। रीतिकाल कवि देव और बिहारी में से देव को बड़ा सिद्धि प्राप्त हुआ। इनका आलोचना शैली शास्त्रीय एवं तुलनात्मक है। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका के माध्यम से बिहारी के काव्य सौष्ठव का उद्घाटन किया और उन्हें देव से श्रेष्ठ सिद्ध किया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तक लिखकर इन दोनों कवियों की संयत तुलना की और देव को बिहारी से श्रेष्ठ सिद्ध किया है।
लाला भगवान दीन की आलोचनात्मक कृत देव और बिहारी है। इसमें इन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र के अपेक्षा आक्षेपों का उत्तर देते हुए बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध किया। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में बाबू श्याम सुंदर दास ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इन्होंने साहित्यालोचन, रूपक, रहस्य एवं हिंदी भाषा और साहित्य नामक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी। शुक्ल युगीन आलोचना, शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी आलोचना को नवीन दिशा प्रदान की। इनकी सैद्धांतिक एवं व्याख्यात्मक आलोचना मौलिक प्रतिभा और गंभीर विवेचना शैली का श्रेष्ठ मिलता है। इन्होंने सूर, तुलसी और जायसी पर गंभीर एवं विस्तृत आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। इन्होंने कविता क्या है, काव्यात्मक लोकवाद, रसात्मक बोध के विविध प्रकार आदि आलोचनात्मक निबंध लिखे। शुक्लोत्तर पक्ष के प्रमुख आलोचकों में हजारी प्रसाद मानवतावादी समाज शास्त्रीय पद्धति के आलोचक हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम है कबीर, सुर साहित्य, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि शामिल हैं। इनकी आलोचना पद्धति में सरसत्ता, व्यंग्यात्मकता और प्रौढ़ता मिलती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी समन्वयवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी जगत को कई आलोचनात्मक ग्रंथ भेंट किए। रीति काव्य की भूमिका, साकेत, एक अध्ययन, विचार और विश्लेषण, रस सिद्धांत आदि। ये रसवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक हैं। इन्होंने मनोविश्लेषण पद्धति को भी ग्रहण किया है। इनकी आलोचनात्मक पद्धति में मौलिकता, अध्ययनशीलता और बौद्धिकता का सुंदर रूप देखने को हमें मिलता है। शुक्लोत्तर युग में स्वच्छंदतावादी, मानवतावादी, मार्क्सवादी मनोविश्लेषण और सिद्धांत की आलोचना की पद्धति हमें देखने को मिलता है। स्वच्छंदतावादी आलोचना पद्धति, जिसे सौंदर्यवादी आलोचना भी कह सकते हैं, यह पश्चिमी रोमांटिक समीक्षा का भारतीय रूप है। इस आलोचना पद्धति में आलोचकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र देवराज आदि के नाम उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति ने आलोचक साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध मानते हैं और मार्क्सवादी जीवन दर्शन के आधार पर साहित्य की आलोचना करते हैं। इस प्रकार के आलोचकों ने डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रांगे राघव, अमृता राय और डॉक्टर नामवर सिंह का नाम प्रमुख है। मनोविश्लेषण आलोचना पद्धति पर फायर्ड एडलर एवं युग के विश्लेषणात्मक सिद्धांतों का बहुत प्रभाव पड़ा है। इला चंद्र जोशी इस आलोचना पद्धति के सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक रहे। सैद्धांतिक आलोचना पद्धति को डॉक्टर नागेंद्र वर्मा, भागीरथ मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र आदि आलोचकों ने विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयोगवादी आलोचना पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं अगेय, नीरजा, कुमार माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी आदि। इन्होंने नए समीक्षा सिद्धांतों को प्रश्रय दिया। इस प्रकार हिंदी आलोचना का बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ है। तो यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।